Hello everyone, in this video I will explain rules relating to place of suing in the Civil Procedure Code. It is most important for मेंस and interview. अगर आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा तो प्री में आप वैसे ही क्वेश्चंस कर ले जाएंगे. तो हमेशा अप्रोच आपकी मेंस की होनी चाहिए, तो आपको प्री इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होने वाली है. सेक्शन 16 कई बार देखा गया है, 16 एंड 18 17 से भी क्वेश्चंस आते हैं, 19 से भी आते हैं, बट 16 एंड 18 एंड 21 ये थोड़े से टफ प्रोविजन है जिनमें इंटरप्रिटेशन आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए. सेक्शन 15 फर्स्ट प्रोविजन है जो प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में प्रोविजन रखता है कि मतलब अगर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, इफ एनीवन वांट टू इंस्टीट्यूट अ सूट देन इन विच कोर्ट ही विल इंस्टीट्यूट. सेक्शन 15 कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड. इट मीन्स दैट इफ 2 or more than 2 courts have concurrent jurisdiction on the same subject matter and one court is of the lowest grade and the second one is of the upper grade, एक उसमें निचली अदालत है, एक उसमें ऊंची अदालत है. तो सेक्शन 15 का जो रूल कहता है, ये प्रोसीजर का रूल है कि प्रोसीजर में आपको कहाँ जाना चाहिए. पहले आपको लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाना चाहिए, जो छोटी न्यायालय हो, जिसके पास छोटी कम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो, आपको उसमें जाना चाहिए. उसके बाद में सेकेंड स्टेज में आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं. ऑब्जेक्ट इसका यही है कि हायर कोर्ट जो अपर ग्रेड की कोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन होती हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन भी बड़ी होती है, ओरिजिनल के साथ उनके पास एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है, तो उनके पास पहले से काफ़ी बर्डन होता है और कोर्ट फी, लोअर कोर्ट्स की कोर्ट फी कंपैरेटिवली कम होती है अपर ग्रेड से. तो जो पार्टीज हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट रहता है और कोर्ट्स के लिए भी कन्वीनियंट रहता है, कोर्ट्स ओवरबर्डन नहीं होती हैं. तो इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर ओनली. तो जिस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आपका मैटर जाता है, तो छोटी कोर्ट जो होगी उसमें आपको अपना मैटर ले जाना चाहिए. ये तो एक सिंपल सी चीज है, प्री के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा. 16 है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. द जनरल डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 16 इज इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, then suit shall be instituted only in that court in whose jurisdiction that particular property is situated. Suppose if A want to institute a suit against Mr. B and that suit was for the partition of immovable property or for recovery of possession for removable property or suit may be for the ejectment. Suppose A owner था, B tenant था, B का रेंट काफ़ी टाइम से ड्यू था, सो A को राइट है जैसे ही ड्यू होगा आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, A में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट. तो इविक्शन का सूट क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पार्टीशन क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ पोजेशन क्योंकि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. तो सेक्शन 16 की जनरल डिक्लेरेशन है दैट सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन दैट कोर्ट इन हुज जुरिस्डिक्शन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. आप उसी न्यायालय में करोगे जिसके की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, जिसके की टेरिटरी की जहां तक उसकी जुरिस्डिक्शन है वहां उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो. सपोज अगर ये दिल्ली में रहते हैं, बी लखनऊ में रहते हैं और वो प्रॉपर्टी जयपुर में है, तो आप कहाँ पर सूट फाइल करेंगे? जयपुर की उस कोर्ट में जिसके की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती हो. अब ऐसे ही ये जनरल डिक्लेरेशन है, इसमें सेक्शन 16 में डिफरेंट क्लॉजेस दिए हैं कि ऐसे मैटर कौन कौन से हो सकते हैं. क्लॉज ए कहता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए हो सकता है, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. सब्जेक्ट मैटर हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. पार्टीशन अगर आपको करवाना है तो आप वहीं करिए जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है. फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन. अब फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन तभी समझ में आएगा जब आपने टीपी में मॉर्गेज पढ़ रखा है. एक पार्टी इसमें मॉर्गेजर होती है, एक मॉर्गेजी होती है. ए मॉर्गेजर वो जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी बी के पास रखता है एज अ सिक्योरिटी
क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं। मिस्टर ए ने बी के पास कुछ पैसे रख दिए और अपने मकान को एज अ सिक्योरिटी रख दिया। तो जब वो पैसा अपना चुका देगा तो ए के पास ये राइट है, उस मॉर्गेजर के पास जिसने अपना घर बी के पास रखा था, उसको ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा ले। तो अगर बी नहीं देता है देन ए may institute a suit against Mr. B and the suit will be redemption of suit for the redemption of property। तो वो रिडेम्पशन का सूट अब कहाँ होगा? वहां होगा जहां ए रहता है, वहां होगा जहां बी रहता है, या वहां होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है? तो वहां होगा जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसे ही फोरक्लोजर और सेल, ये राइट मॉर्गेजी के पास है। अगर आपने डेट नहीं पे किया तो आपका वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो घर या वो लैंड आपके पास एज अ सिक्योरिटी रखी है, तो मिस्टर बी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द पर्पज ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल थ्रू द कोर्ट, and then again that suit must be instituted only in the court in whose jurisdiction that particular immovable property situated। ये भी क्लियर है। इसके बाद एक क्लॉज आपको दिखेगा, क्लॉज डी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखिए, इसमें आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ऊपर के क्लॉजेस में तो आपको बता दिए कि किस किस ग्राउंड पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से कौन कौन से वो कॉजेज हैं जहां पर आप सूट फाइल करेंगे, उसी जगह जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो डी क्लॉज है ना, ये कह रहा है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, कोई भी ऐसा राइट, कोई भी ऐसा क्लेम, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रखते हैं, जैसे कि आपका ईजमेंट्री राइट क्रिएट हो रहे हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो आप वहीं सूट फाइल करेंगे जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इविक्शन का सूट इसी में आएगा डी क्लॉज में। भाई हम ओनर हैं, टीनेंट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ओनर कैन इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट। प्रॉपर जो उसका रूल है, नोटिस देने के बाद 2-3 मंथ्स का अगर उसने पे नहीं किया तो आप उसको प्रॉपर नोटिस देंगे, है ना। वो सब फॉलो करने के बाद आप इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं, फिर आप वहीं करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, पजेस्ट्री टाइटल, ईजमेंट्री राइट्स, तो ये सारे राइट्स किससे, ये सारे राइट्स और इंटरेस्ट किससे रिलेटेड हैं? ये सारे राइट्स और इंटरेस्ट आपकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो सूट वहीं होगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसे ही क्लॉज ई, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप जो सूट फाइल कर रहे हैं उसमें आपने कुछ कंपनसेशन क्लेम किए हैं, आपने कुछ कंपनसेशन क्लेम किया है, क्यों? क्योंकि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ रॉन्ग हुआ है। अब रॉन्ग, सिविल रॉन्ग की ये बात करता है टॉर्ट में। टॉर्ट्स में आपने पढ़ा होगा, न्यूसेंस पढ़ा होगा, ट्रेसपास पढ़ा होगा। मिस्टर ए का घर, मिस्टर बी के घर एक दूसरे से लगे हुए घर हैं। मिस्टर बी अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करता है कि मिस्टर ए को न्यूसेंस होता है। मिस्टर ए इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसने ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं, आपने बहुत लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। इस तरीके से वो कुछ ऐसे पेड़ लगा देता है जिसकी लीव्स हैं पॉइजनस होती हैं, कुछ पॉइजनस उसमें कंटेंट होता है, और वो हवा चलने से मिस्टर ए के घर में गिर जाती हैं। उनके घर में किसी पेट ने उसको खा लिया और उनको नुकसान हुआ। वो उन्होंने जो पेड़ लगाया है, देखिए जब पेड़ बहुत बड़ा होता है तो क्या, काफ़ी जब हैवी पेड़ हो जाता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो फैलने लगती हैं। तो मिस्टर बी की दीवार को उसमें क्रैक डेवलप हो रहा है उस पेड़ की वजह से। उनके टाइल्स चटक रहे हैं, उनको काफ़ी लॉस इस वजह से हो रहा है, उनके घर की खूबसूरती भी खराब हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी ये सिविल रॉन्ग हो रहा है, और जिस प्रॉपर्टी पर हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हो रहा है। तो अब आपको अगर सूट करना है, आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं कि भाई मैंने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया था, बड़ी खूबसूरती से मैंने अपना घर बनाया था, और इनकी हरकत से, इनके सिविल रॉन्ग से मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में वो सूट फाइल कर सकता है। ऐसे सूट को आप कहाँ फाइल करोगे? वहीं करोगे जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ये जनरल डिक्लेरेशन हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखिए, सेक्शन 16 इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 16 में मूवेबल प्रॉपर्टी का भी प्रोविजन है। तो कभी पीटी में आता है कि क्या मूवेबल और इमूवेबल दोनों हैं, तो बिल्कुल दोनों है। मूवेबल में कैसे है इसको आप समझिए। मूवेबल के लिए देखिए क्लॉज एफ है, इफ एनी पर्सन वांट द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अगर सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी है
तो अभी तक तो आपने देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम वहां सूट फाइल करेंगे जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लेकिन इसका क्लॉज एफ कहता है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट है और अटैचमेंट है तो हम वहां पर सूट फाइल करेंगे जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है, डिस्ट्रेंट क्या होता है और अटैचमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इफ डिस्ट्रेंट मीन्स, डिस्ट्रेंट इज द सिचुएशन इन विच अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन इन ल्यू ऑफ सम पेमेंट और चार्ज। वो इसलिए किसी व्यक्ति के पोजीशन में है क्योंकि कुछ पेमेंट ड्यू था। तो जब वो पेमेंट पे हो गया, जब वो पेमेंट दे दिया गया, तो आपको वो प्रॉपर्टी क्या करना चाहिए? उसको डिलीवर कर देना चाहिए उसके राइटफुल जो क्लेमेंट है उसको। अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं देता है तो हम सूट कहां फाइल करेंगे? जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी सिचुएशन इसमें अटैचमेंट की है। अटैचमेंट इज द सिचुएशन इन विच द कोर्ट ऑर्डर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कोर्ट अटैच करवाती है, जिस रीजन से अगर अटैच करवाई है, सपोज फॉर द पेमेंट ऑफ सम डेट, और अगर जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसने वो पेमेंट क्या किया? पे कर दिया, एंड उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कोर्ट ने वो रिलीज का ऑर्डर भी कर दिया, एंड स्टिल दैट पर्सन इज नॉट डिलीवरिंग दैट प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कि कोर्ट ने अटैच कराया था और कोर्ट ने रिलीज का ऑर्डर भी दे दिया, तो अब फिर भी जो नहीं दे रहा है, कौन नहीं होगा? वो रिसीवर होता है। भाई कोर्ट अटैच करती है, रिसीवर उसको टेक केयर करता है। और रिसीवर अगर फिर भी उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, उसकी पोजीशन को फिर भी नहीं छोड़ रहा, फिर भी उसकी डिलीवरी नहीं कर रहा है, देन द राइटफुल क्लेमेंट मे इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी विच वॉज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। तो फिर वो कहाँ करेगा? तो वहां करेगा जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो केवल एक क्लॉज है जहां पर दो कंडीशन है, इफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, देन ओनली सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड एट दैट प्लेस ओनली इन हुज जुरिसडिक्शन दैट मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो ये हमारे दो रूल निकल के आए। मूवेबल प्रॉपर्टी में वहां पर होगी जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी में वहां होगी। दो सिचुएशन में, अगर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट में है तो आप वहां करेंगे जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब देखिए, इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रिलीफ और कुछ क्लेम करता है, इफ एनी पर्सन want some relief or compensation from the court, and that relief or compensation is completely obtained through the personal obedience of the defendant। वो रिलीफ का नेचर और कंपनसेशन का नेचर ऐसा है, भले से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट उसका नेचर ऐसा है कि उसको आप डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से ही ले सकते हैं। तो 16 का प्रोविजो कहता है, सूट फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीफ और क्लेम कैन बी इंस्टीट्यूटेड आइदर एट दैट प्लेस, आइदर इन दैट कोर्ट इन हुज जुरिसडिक्शन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, और वेयर द डिफेंडेंट एक्चुअली रिजाइड्स, पर्सनली वर्क फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस। अब देखिए आपको क्या डिफरेंस समझ आएगा। 16 में जनरल डिक्लेरेशन क्या थी? इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमने क्या पढ़ा था क्लॉज एफ तक कि भाई फिर सूट वहां होगा जहां पर कि वो पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन प्रोविजो कुछ और कह रहा है। प्रोविजो कह रहा है वहां पर भी हो सकता है जहां पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और वहां हो सकता है जहां डिफेंडेंट रहता हो, जहां पर बिजनेस करता हो, या जहां पर वर्क करता हो, वर्क फॉर गेन। बिजनेस के लिए देखिए उसकी पर्सनल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है, वो एजेंट के थ्रू, ऑफिस के थ्रू कर सकता है। वर्क फॉर गेन, वहां पर इंडिविजुअली प्रेजेंट होकर वहां पर कुछ काम करता है अपने गेन के लिए। तो इन चारों जगह में से कहीं भी कर सकता है। अब हमें समझना होगा कि वो कौन से रिलीफ, कौन से क्लेम होते हैं भाई, कौन से कंपनसेशन है वो जो कि डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से लिया जा सकता है। सपोज मिस्टर ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी। मिस्टर ए दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर बी लखनऊ में रहते हैं।
Mr. A made a contract with Mr. B with respect to a property which is situated in Calcutta या राजस्थान, हरियाणा, आप कुछ भी सोच लीजिए. प्रॉपर्टी कहीं और है, वो कहीं और रहते हैं, डिफेंडेंट कहीं और रहते हैं. मिस्टर ए ने कुछ टोकन अमाउंट उनको दे भी दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए था. भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंडेंट को परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन डिफेंडेंट ने मना कर दिया. कुछ अमाउंट लेने के बाद डिफेंडेंट ने काफ़ी दिन बाद मना कर दिया कि आई विल नॉट गिव दैट प्रॉपर्टी टू यू, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा. अब इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या रेमेडी है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड डैमेजेस ऑल्सो. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास 3 रेमेडी होती है, इंजंक्शन की, कंपनसेशन की एंड स्पेसिफिक रिलीफ की. अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. अभी देखिए 2 रेमेडी चाहते हैं. मिस्टर ए में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही मे ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन. अब ये कहाँ पर कर सकते हैं ऐसा सूट? ये प्रॉपर्टी राजस्थान में लोकेटेड थी तो राजस्थान में कर सकते हैं. मिस्टर बी लखनऊ में रहता था, लखनऊ में कर सकते हैं. मिस्टर बी जो डिफेंडेंट है वो शिमला में बिजनेस चलाता है, वहाँ कर सकते हैं. और वर्क फॉर गेन फ्रॉम कोई भी नैनीताल. ठीक है, तो ये 4 प्लेस निकल के आए. तो इन चारों जगह में किसी भी जगह जो एग्रीव्ड है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है. लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? अभी मैंने बताया, इफ दैट रिलीफ और कंपनसेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट. देखिए ये जो रिलीफ मांग रहा है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी जहां है वहां रहने दीजिए. इफ दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट जयपुर, कोई इशू नहीं, आप उसको वहां रहने दीजिए अगर आप वहां सूट फाइल नहीं करना चाहते, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस पे डिपेंड करता है. आपको कंपनसेशन चाहिए तो आप जहां पर वो रहता है वहां की प्रॉपर्टी अटैच करा के उसको सेल करके आप कंपनसेशन दे सकते हैं. उसको सिविल प्रिजन में भेज के डिफेंडेंट को भी आप प्रॉपर्टी, आप वो कंपनसेशन दे सकते हैं. तो ये नेचर ऐसा है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपने रिलीफ मांगा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो आप पर्सनल ओबीडियंस से करा सकते हैं. कंपनसेशन भी आप उसके पर्सनल ओबीडियंस से करा सकते हैं. आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके कंपनसेशन दिला सकते हैं. आप उसको जेल भेज के, सिविल प्रिजन में भेज के भी करा सकते हैं. लेकिन ऊपर के जो क्लॉज थे उनमें पर्सनल ओबीडियंस से नहीं होता है एग्जीक्यूशन. देखिए पार्टीशन करना है तो आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे करना पड़ेगा. सेल कराना है, फोरक्लोजर कराना है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, इन सब में उस प्रॉपर्टी का उस कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में होना इसलिए जरूरी है बिकॉज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट कोर्ट में पास some interlocutory orders for the effective disposal of the case. भाई उस सब्जेक्ट मैटर में सपोज पार्टीशन के लिए कोर्ट हो सकता है किसी को अपॉइंट करे फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन कि आप जाइए उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करिए भाई जो डिस्प्यूट में है. रिसीवर को भी अपॉइंट किया जा सकता है. तो इसके इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए कोर्ट को बहुत सारे ऑर्डर्स बीच बीच में पास करने पड़ सकते हैं. इंजंक्शन ऑर्डर पास करना पड़ सकता है. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, आप देखिए अटैच कर सकते हैं, डिस्पोजेशन पोजेशन दिलाना, ये सब. तो जब अगर वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं होगी देन कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन और प्रोसीड इफेक्टिवली, entertain that matter or proceed effectively. Court cannot. But जहां पर वो डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस पे मैटर डिपेंड करता है तो उस प्रॉपर्टी, भले से वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हो या ना हो, कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर करेगी. कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट एंड पे द अमाउंट जो कंपनसेशन अमाउंट है. कोर्ट में कंपेल द डिफेंडेंट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज पॉसिबल. तो ये हमारा 16 है. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको 16 का जो क्रक्स है वो मैं समझा पाऊँ. थैंक यू सो मच.